स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड बुक का चैप्टर 5 जिसका नाम है अधिकार, इंग्लिश में कहें तो राइट्स। इस चैप्टर के 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो हम करेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा और एंड तक देखिएगा ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न इस चैप्टर से पता चल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, जैसा कि चैप्टर का नाम है अधिकार, सबसे पहला प्रश्न है अधिकार क्या है, यानी कि अधिकार के बारे में बताइए। तो देखिए, अधिकार जो है वो उन बातों का प्रतीक है, अधिकार उन बातों का प्रतीक है जिन्हें समाज के सभी लोगों को सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझा जाता है। यानी कि अधिकार जो है ये उन बातों का प्रतीक है जो कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान का और गरिमा का जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक इसे समझा जाता है। ठीक है। वहीं अधिकार के बारे में एक अलग परिभाषा है, क्या है? अधिकार व्यक्ति के कुछ कार्यों को स्वतंत्रता पूर्वक करने की मांग होती है। अधिकार जो है वो व्यक्ति के कुछ कार्यों को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की मांग होती है और किसी भी मांग को समाज स्वीकार कर लेता है। यानी कि यदि किसी भी मांग को समाज स्वीकार कर लेता है और राज्य भी उसे मान्यता लागू कर देता है, मान्यता दे देता है, तब जाके वह मांग एक अधिकार बन जाती है। बस उस मांग को उचित और समाज के लिए कल्याणकारी होना चाहिए। यानी कि अगर किसी भी बात को लेकर कोई मांग उठाई जा रही है तो समाज भी स्वीकार करे उसे, राज्य भी उसे स्वीकार करे, तो वो एक अधिकार बन जाता है। ठीक है। तो अधिकार के बारे में ये एक छोटी सी और डेफिनेशन थी। पहले आपको अधिकार क्या होता है इसके संबंध में 2-3 लाइनें ये याद रखी हैं और अधिकार के बारे में ये 2 पॉइंट और याद रखने हैं। ठीक है। तो अधिकार का पहला प्रश्न आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, कुछ नए मानवाधिकारों के नाम लिखिए। यानी कि जैसे मौलिक अधिकार हैं हमारे, तो ऐसे ही कुछ नए मानवाधिकार भी लागू किए गए हैं, वो कौन से हैं? तो 2 मार्क्स में ये प्रश्न भी बन सकता है। देखिए, पहला है स्वच्छ वायु, सुरक्षित पेयजल तथा टिकाऊ विकास का अधिकार। यानी कि सभी व्यक्तियों को स्वच्छ वायु का, सुरक्षित पेयजल का और टिकाऊ विकास का उन्हें अधिकार है। सूचना का अधिकार है सभी लोगों को। महिलाओं को सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, ये मानवाधिकार हैं। समाज के कमज़ोर लोगों के लिए शौचालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए। बच्चों को खाद्य संरक्षण शिक्षा का अधिकार है। शालीन जीवन यापन के लिए आवश्यक स्थितियां होनी चाहिए। ये कुछ नए मानवाधिकार हैं। महिलाओं को सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, ठीक है, समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए शौचालय की व्यवस्था, बच्चों को खाद्य संरक्षण और शिक्षा का अधिकार है, स्वच्छ वायु का अधिकार है, सभी व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल का है और टिकाऊ विकास के लिए जो अवसर हैं वो भी उन्हें मिलने चाहिए। तो ये कुछ नए मानवाधिकारों के नाम थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न है अधिकार क्यों आवश्यक हैं एवं इन्हें शक्तिशाली कैसे किया जा सकता है। यानी कि अधिकारों के बारे में पहले आपको बताना है ये आवश्यक क्यों है और इन्हें शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए आवश्यक क्यों है। पहला पॉइंट, अधिकार रहित व्यक्ति बंद पिंजड़े में पक्षी की समान है। यानी कि यदि व्यक्ति के पास अधिकार नहीं है तो वो उस पिंजड़े में बंद पक्षी की तरह होता है जो उस पिंजड़े से बाहर निकल ही नहीं सकता। वो एक नौकर की तरह सारी जिंदगी बस उसी पिंजड़े के इर्द गिर्द उसकी रह जाती है, उन तारों के ही बीच में ही। दूसरा है व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए अधिकारों की आवश्यकता है। लोकतांत्रिक सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। फोर्थ है व्यक्तियों की प्रतिभा व क्षमता को विकसित करने के लिए अधिकारों की हमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो अधिकारों की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ती है। अब बात करते हैं कि इन्हें और अधिक शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है। अधिकारों को और अधिक शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है? एक तो सबसे पहले हर एक देश का जो संविधान है वो लिखित में होना चाहिए। देश का संविधान लिखित होना चाहिए और देश की जो प्रेस है वो स्वतंत्र होनी चाहिए और जनता अपने इन अधिकारों के प्रति जागरूक होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, स्वतंत्र न्यायपालिका अधिकारों की संरक्षक हो। यानी कि जो न्यायपालिका है वो अधिकारों की संरक्षक होनी चाहिए। तीसरा है देखिए संघात्मक सरकार और शक्तियों का विभाजन। यानी कि 2 तरह की सरकार होनी चाहिए और शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। फोर्थ है राज्यों का नागरिकों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यानी कि जो राज्य हैं वो नागरिकों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है। और 5वां और सबसे आखिरी पॉइंट है यदि राज्य अधिकारों को सुरक्षित करता है, यानी कि राज्य जो है यदि वो अधिकारों को सुरक्षित करता है तो उसे फिर यह अधिकार भी मिल जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अधिकार का दुरुपयोग करे
तो इसके लिए वो संविधान के अनुच्छेद 1902 में मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है, यानी कि वो रोक सकता है और कुछ मौलिक कर्तव्य दिए जाते हैं, उनका उपयोग करके उन नागरिकों को रोक सकता है और उन्हें समझा सकता है कि इसके बारे में आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो अधिकारों को और अधिक शक्तिशाली बनाने के ये 5 उपाय थे। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। अधिकार आवश्यक क्यों हैं एवं इन्हें अधिक शक्तिशाली कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हमने देखा कि आवश्यक क्यों है, फिर हमने देखा इन्हें शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला और आखिरी प्रश्न बचता है दोस्तों हमारा, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं उनका वर्णन कीजिए। यानी कि अधिकार जो हैं ये कितने प्रकार के होते हैं उनका वर्णन कीजिए। 6 मार्क्स में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार में क्या होता है, राजनीतिक अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी तथा राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देते हैं। यानी कि राजनीतिक अधिकार जो है एक तो कानून के समक्ष सभी समान होंगे, इसका वो अधिकार देते हैं, और राजनीतिक जो प्रक्रियाएं होती हैं उनमें भागीदारी का इन्हें हक देते हैं। अब देखिए वो कैसे कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो व्यक्ति को एक निश्चित योग्यता के आधार पर प्राप्त होते हैं। राजनीतिक अधिकार जो हैं वो व्यक्ति को एक निश्चित योग्यता के आधार पर प्राप्त होते हैं। कैसे, जैसे कि मत देने के लिए 18 साल की आयु होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए या फिर राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अलग अलग आयु सीमा निर्धारित की गई है। तो इससे ये पता चलता है कि राजनीतिक अधिकार एक निश्चित योग्यता और आयु के आधार पर प्राप्त हैं। ठीक है, तीसरा है राजनीतिक अधिकार नागरिक की स्वतंत्रताओं से जुड़े हुए हैं। यानी कि राजनीतिक जो अधिकार हैं वो नागरिकों की स्वतंत्रताओं से जुड़े हुए माने जाते हैं। कैसे, जैसे कुछ देखिए राजनीतिक अधिकार ऐसे हैं, कानून के समक्ष सभी समान होंगे, सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतदान का सभी को अधिकार है, निर्वाचित होने का अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार होगा, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार होगा। तो ये कुछ अधिकार हैं जो कि राजनीतिक अधिकार के तहत सभी व्यक्तियों को मिले होते हैं। बस उसके लिए उन्हें एक आयु सीमा और एक उनके पास योग्यता ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं। अगला देखिए आर्थिक अधिकार की हम बात करते हैं। आर्थिक अधिकार में देखिए सबसे पहले पहला पॉइंट देखिए क्या है, आर्थिक अधिकार जो है वो उन सुविधाओं का नाम है जिनकी वजह से व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छी बना सकता है। आर्थिक अधिकार जो है वो उन सुविधाओं का नाम है जिनसे कि जो व्यक्ति होता है वो अपनी आर्थिक स्थिति को और भी अच्छा बना सकता है। कैसे, भारत में सरकार ने ग्रामीण और शहरी गरीबों की मदद के लिए अन्य कार्यवाहियों के साथ साथ जैसे ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है, ताकि उन लोगों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके जो गरीब हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं कि कुछ मुख्य आर्थिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है कार्य करने का अधिकार, यानी कि व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। दूसरा है आवास एवं कार्य करने की उचित दशा, यानी कि हर व्यक्ति को रहने के लिए घर मिलना चाहिए और कार्य करने के लिए यदि उसे मजदूरी करवाई जाती है तो उसके लिए उचित दशाएं होनी चाहिए। रोजगार का अधिकार तो वही हो गया। पर्याप्त मजदूरी का अधिकार है। विश्राम का उन्हें अधिकार है। न्यूनतम आवश्यकता जैसे आवास, भोजन, वस्त्र, संपत्ति का उन्हें अधिकार है। चिकित्सा सुविधा का अधिकार है, आदि का इन्हें अधिकार मिलता है। तो कुछ मुख्य अधिकार जो थे वो कुछ इस तरह से यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, आई होप आपको आर्थिक अधिकार के बारे में ये सारी बातें पता चल गई होंगी। ठीक है, तो आर्थिक अधिकार के बारे में आप सारे पॉइंट एक बार दोबारा से देख सकते हैं। और कुछ मुख्य आर्थिक अधिकार हैं, कार्य करने का अधिकार, आवास का अधिकार, पर्याप्त मजदूरी का, विश्राम का अधिकार, न्यूनतम आवश्यकता जैसे आवास, भोजन, वस्त्र, संपत्ति आदि का, इन सभी का अधिकार होता है। वहीं बात करते हैं सबसे आखिरी पॉइंट की। आखिरी है सांस्कृतिक अधिकार। आखिरी है हमारा सांस्कृतिक अधिकार। इसके तहत क्या क्या बातें आती है देखिए, पहले अंडरलाइन करते हैं। पहला पॉइंट, सांस्कृतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मानव के विकास, सुव्यवस्थित जीवन के लिए, उत्तेजनात्मक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि सांस्कृतिक विकास जो है वो एक मानव के सुव्यवस्थित जीवन के लिए, उत्तेजनात्मक जीवन के लिए, मनोवैज्ञानिक जीवन के लिए, नैतिक विकास के लिए और मानव के खुद के विकास के लिए जरूरी होते हैं। जैसे कि कुछ मुख्य सांस्कृतिक अधिकार निम्नलिखित हैं। जैसे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। जब व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा ही प्राप्त होगी तब वो अपना विकास भी कर सकेगा, अपना जीवन आसानी से जी पाएगा क्योंकि उसे इतनी नॉलेज हो जाएगी। स्थानीय वेशभूषा अपनाने का अधिकार है व्यक्ति को। त्यौहार मनाने का अधिकार है। पूजा करने का अधिकार है। उत्सव मनाने का अधिकार है। शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है। ठीक है, तो कुछ मुख्य सांस्कृतिक अधिकार जो थे इस तरह से यहाँ पे बताए गए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
तो एक बार ये क्वेश्चन नंबर 4 जो था, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये जो था हमारा 4, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं आप दोबारा से देख लीजिए। पहले हमने देखा राजनीतिक अधिकार, ठीक है, उसके बाद हमने देखे आर्थिक अधिकार, और फिर हमने देखे सांस्कृतिक अधिकार। इस तरह से दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, और मैं आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के MCQ क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।